नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव गुरजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय। सो प्रदीप जी, वेरी गुड डे फॉर अस टुडे एज बिल्कुल वी आर कंसर्न्ड। यस यस। अब हमारे मित्र जो है सुंदर पाठक साहब, ही हैज बीन वर्किंग अमंग द स्लम्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। वो जो क्या वो हनुमान रोड के पास जो बिल्कुल स्लम था जहाँ पे there were 43 houses. मेट्रो 7A Metro 7A. rehabilitation. Yes, and finally they've got houses Yes. yesterday. They've actually been given houses yesterday. ये सब लोग आए थे यहाँ पे। Yes yes. Lovely and of course now as usual सुंदर पाठक साहब के साथ यही होता है, एक चीज खत्म हुई नहीं दूसरी चीज शुरू हो गई। अब वो जो कामराज नगर है पार्ले में, वहां पर जो डेमोलिशन हुआ है उनके लिए काम करनी शुरू कर दिया उन्होंने। And by the way, after the show, we'll show the entire show as to But what it's a happened. good thing that you have always taken up the issues that affects the most poorest of poor, and especially where housing is concerned. If you're demolishing the houses for betterment, for infrastructure, you need to accommodate them, and you can't delay your accommodation. You can't keep them endlessly in some transit camp and suddenly you forget about them. Pradeep ji, here I must say this, and I have said it before and I am saying it again. I don't know whether the political party spokespersons who are here with us will agree with me or not. I don't know. The fact remains, no politician would like to trouble people. कोई भी politician, कोई भी नेता, especially देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता, कभी भी ये नहीं चाहेगा कि लोग परेशान हो. In fact, देवेंद्र फडणवीस जी, when he was the chief minister between 2014 and 2018, he was the one who had come up with the GR on in situ relief and rehab. ही सर कि यहीं पर आपको घर मिलेगा जहां पर आपका झोपड़ा है. ये जीआर निकाला गया था देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा. अब प्रॉब्लम क्या आती है, इस कानून को या जीआर को इंटरप्रेट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स. अब ब्यूरोक्रेट्स पे कौन नजर रखेगा प्रदीप जी? बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये. इनफैक्ट बाला साहब ठाकरे यूज्ड टू से, ही सेड इट टू मी सो मेनी टाइम्स, अरे मैं यहां से ऑर्डर देता हूं, मुख्यमंत्री जी ऑर्डर देते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब कुछ अपना ही राग बोलते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच नथिंग गेट्स डन. In fact, by the way, I don't know whether you remember, there used to be an old congressman called K.N. Singh. Singh साहब हुआ करते थे. He used to say कि it is these bureaucrats who have destroyed the old Soviet Union. They are the ones. And I think this government needs to wake up to the fact that they should not depend on bureaucrats of their own choice so much. They should take a look at what they are doing and they should manage everything that they are doing very, very strictly. जैसे मोदी जी करते हैं. इनफैक्ट मोदी जी का हुक्म अगर इट हैज नॉट बीन फॉलोड टू द टी, उस ब्यूरोक्रेट की खैर नहीं है साहब. विच इज वाई अभी अभी जो जैन टेम्पल डिमोलिश हुआ सर पार्ला में, 2 दिन पहले 90 साल पुराना 1935 का जैन टेम्पल, जैन मंदिर, वो डिमोलिश हो गया सर. अब क्यों? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. एटलीस्ट वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया है जैन टेम्पल अथॉरिटीज को, लेकिन आपको भी डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं दिया है ना, तो आपको वेट करना चाहिए था. एंड व्हाट इज द हेस्ट? इतने पुराने टेंपल सर, प्री हिस्टोरिक इंडिपेंडेंस के आप सर 1935 का. यस, तो हाउ कैन यू, एंड व्हाट इज द हेस्ट एंड हरी? इसके आवाज मुंबई में जैन टेंपल तुड़ा, अखिलेश यादव यूपी से चिल्लाने लगे, यूपी से चिल्ला रहे हैं जैन टेंपल ने आपने तोड़ दिया है, वो इलीगल है, किस प्रकार से आपने तोड़ दिया, और मंदिर बचाने वाले मंदिर तोड़ने लगे. मतलब फाइनली मंगल प्रभात लोढ़ा जी हैड टू कम ऑन द रोड. यस, अब ये क्या है? दिस इज नॉट डन. एंड जस्ट द ट्रांसफर ऑफ द वार्ड के ईस्ट वार्ड ऑफिसर विल नॉट डू. खड़गे साहब, द इंक्वायरी शुड बी हेल्ड. व्हाई डिड ही डू इट इन सच हेस्ट? हु गेव द ऑर्डर? लोकल एमएलए पराग अलवनी सेज दैट आई हैड ऑब्जेक्टेड. Yes. I mean, आप लोकल एमएलएस के नहीं सुनते, लोकल मिनिस्टर्स मंगल प्रभात लोढ़ा के नहीं सुनते जी? नहीं सुनते. Yeah, what kind of a... If you remember, Pradeep ji, we encountered the same problem over here, right here in BKC. Yes, yes. आशीष शेलार साहब, he was the one who intervened and he कहता यार वो वार्ड ऑफिसर सुनी नहीं ना मेरी. I mean, it is so terrible. What is going on? These guys are a law unto themselves or what? मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जान करके देवेंद्र फडणवीस जी का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है. आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. That's what I think. In any event, we've got a very, very distinguished panel of guests. We've got our old friend, one of the most learned men that I know, from the BJP, Mr. Avdut Wagh. He is there with us at the moment. Avdut Wagh Sahab, namaskar. How are you, sir?
I'm good, good. Thank you very much, जय sir. सिया Thank राम you. सर, जय सिया राम. Jai Siya Ram, Prabhu Ramachandra ki jai. And Dwivedi साहब of the Uddhav Thackeray Sena, thank you very much जय sir. श्री राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव सर. द्विवेदी जी आप भी बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो, बहुत जी बिजी सर, हो आप- गए। बहुत दिनों के बाद दिख रहे ज- हैं. पहले अवधूत वाघ साहब इतने दिनों के बाद आए हैं. अवधूत वाघ साहब से मैं पहले पूछना चाहूंगा. अवधूत वाघ साहब आप ये बताएं, there are a couple of things where the Modi government has done extremely well, fantastically well. In fact, I don't know if you'll agree with me or not, when Mr. Trump imposed tariffs, India was perhaps the only country which did not react at all. We knew that we could manage. 26% increase कर दिया tariff. India was absolutely cool about it. There is no problem at all. That's what they said. And now we have refused landing rights for Bangladeshi products after all the nonsense that Muhammad Yunus has been spewing all over the place. In fact, Modi ji, just when they met him just the other day, met each other just the other day, had told him कि भाई tension को और मत बढ़ाइए. This is what Modi ji had told him. I hope he listens. I really and truly hope he listens. But on one thing, as far as foreign policy is concerned, आप हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है 2014 के बाद, उसको आप फॉल्ट नहीं कर सकते सर. इट हैज बीन फैंटास्टिक. व्हाट वुड यू से, वाघ साहब? It is not only the foreign policy, sir, जी. but it is the economic policy. It is the internal security policy, the fight against Maoist. यस. All such policies are combined together, giving an effect to this modern India. यस. The industrial growth, the growth in agriculture sector, the growth in manufacturing sector, all such growths are phenomenal. I just read today that in spite of the tariff war between America and many countries, India is supposed to continue its growth rate of 6.5% and above even in this year, which is far more than many developed and developing countries, including China. Our Honorable Prime Minister has already said before facing the election of 2024 that in next couple of years, from the fifth largest economy in the world, we will become the third largest economy in the world, and we will be. However, while the country is growing, country is becoming stronger. What is country? Country is group of people. It is not only the mud and soil and the river Absolutely. and the mountains. Yes, sir. It is the people of the country. So, as a party and as a government, we have always thought of passing on the benefits of the Vikasit Bharat to the poorest of the poor. And that is why when you have started, it is a direct Benefit money transfer. scheme, DBT. directly Direct to benefit transfer. Yes, sir. beneficiaries. Yes. And this is how started with Janadhana Yojana. Now even the smallest money, if the government wants to give it to the people, it directly goes to their account without any dalal in between. Correct. राजीव गांधी ने जो कहा था, अभी कह के हम थक गए हैं कि जब 1 रुपया आता है तो 15 पैसा लोगों के हाथ में मिलता है, 85 पैसा कहाँ जाता है मालूम नहीं. तो अभी तो जब 100 रुपया निकल जाता है दिल्ली से, तो कन्याकुमारी में बैठा हुआ, नहीं तो कच्छ में बैठा हुआ, आसाम में बैठा हुआ, कश्मीर में बैठा हुआ जो लाभार्थी है, उसके खाते में एग्जैक्टली 1 रुपया आता है विदाउट एनी डिडक्शन. एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट the government has done through digitalization, through using the banking sector, etc. वाघ साहब, but the Congress accuses you of political witch hunt. डेवलपमेंट तो आप कर रहे हो वाघ साहब, बट जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, नेशनल हेराल्ड और जैसे चार्जशीट फाइल किया दूसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा को फुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मिसयूज करके लगातार वापस एवरी डे इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया. दिस इज व्हाट दे कॉल misuse of investigating agencies and political witch hunt. अवधूत वाघ साहब, देखो ईडी जो है वो किसके लिए बनाया है? ईडी को क्या खाली पगार लेके घर में बैठाने के लिए बिठाया है?
जो गलत काम करेगा प्रदीप जी, उसके पीछे जो सरकारी एजेंसियां हैं वो अपना काम करेगी। कल राजीव जी ने कुछ गलत काम किया, आपने कुछ गलत काम किया, मैंने कुछ गलत काम किया, किसी ने भी गलत काम किया, तो उसके पीछे ईडी ने जाना स्वाभाविक है। मुझे क्या लगता है कि ये सब बात करने से कोर्ट में जाना है, कोर्ट में हम निर्दोष है सिद्ध करना है, उसमें क्या बड़ी बात है। आपने तो ऐसे आरोप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर और बहुत सारे नेताओं के ऊपर लगाए जी। हैं, और उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट पे जाइए। रास्ते पे उतर कर आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। मुझे सोनिया जी, रॉबर्ट वड्रा जी और राहुल गांधी जी को विनती है कि आप यदि संविधान के ऊपर विश्वास रखते हैं, हर टाइम आप लाल रंग की किताब दिखाते हैं फोटो में, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखी है उसके तहत जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, और उधर जाइए और आप बिल्कुल निर्दोष होकर बाहर आइए, हम आपका सत्कार करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे वाग साहब, आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। आई वेलकम निजामुद्दीन रईन साहब ऑफ द कांग्रेस। निजामुद्दीन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। और अशोक यादव साहब ऑफ द समाजवादी पार्टी, ही इज आल्सो विद अस। नमस्कार। नमस्कार अशोक यादव जी, कैसे हैं? नमस्ते, ठीक है सर। लवली। तो निजामुद्दीन रईन साहब, जैसा कि अभी अभी अवधूत वाग साहब ने कहा, अवधूत वाग साहब भारतीय जनता पार्टी के, कि भैया सड़क पे आके क्या होने वाला है। अगर आप, इफ यू आर एग्रीव्ड बाय सम एक्शन, जैसे कि चार्जशीट के अंदर आपका नाम है, जब कोर्ट में आएगा मैटर, तब आप अपने आप को डिफेंड करिए। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आपके जितने लॉयर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ, जहां तक के रॉबर्ट वाड्रा साहब का सवाल है, वहां पर जरा डाउट सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि मई 2023 में, जहां तक मुझे याद आता है, आई हैव द साइटेशन राइट हियर, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार ने यह कहा था कि हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा एफिडेविट हरियाणा सरकार ने दिया है। और उसके अलावा उसमें जो दूसरे दोषी हैं डीएलएफ, उनको तो क्लीन चिट मिल चुकी है। यानी जो प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा साहब ने डीएलएफ को बेची और डीएलएफ जो उसमें अलग एक्यूज थे, उनको तो क्लीन चिट मिल गई है। सिर्फ एक चीज को लेकर के निजामुद्दीन रईन साहब, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है, जिसमें ज्यादातर 1 हफ्ता लग जाता है, 10 दिन लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है, ये एक ही दिन में कैसे पूरी हो गई, ये है मैटर। लेकिन जैसा रॉबर्ट वाड्रा साहब बार बार बोल रहे हैं, अरे उसी चीज के ऊपर मेरे को कितनी बार वही सवाल पूछोगे, 5वीं बार बुलाया उनको। अब आप बोले निजामुद्दीन रईन साहब। सर मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी को 50 घंटे ईडी ने बिठाया, क्या मिला इनको? मिला कुछ? सिवाय बेइज्जत होने के लिए। भारत के पंत प्रधान को बेइज्जत होने का बड़ा शौक है, वो बेइज्जत होने के लिए हमेशा जो है इस तरह की चीजें ट्राई करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट कांग्रेस की तो नहीं थी ना? नहीं, हरियाणा की गवर्नमेंट किसकी थी? बीजेपी। इनके कहने पर ही। ऐसा तो है नहीं कि मनोहर लाल खट्टर अपनी मर्जी से जो है क्लीन चिट दे दिया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या विदेश मंत्री के बगैर जानकारी की इस तरह के केसेस जो है कहीं होते नहीं है। अभी मामला यह है कि पिछले 1 हफ्ते से वक्फ अमेंडमेंट बिल की वजह से प्रधानमंत्री पागल हो गए हैं, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है, तो इस तरह की हरकतें करेंगे, इसको बुला, उसको बुला, उसको बुला। अरे जब आपकी ईडी सीबीआई आपके कहने पर चलती है और राहुल गांधी को 50 घंटे इंट्रोगेट करके लाती है, तो उस वक्त क्यों नहीं नाम आप मेंशन करते? अगर आप मेंशन करके किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और बीजेपी जो है सिवाय बेईमानी या इस तरह की धोखेबाजी, दगाबाजी, फ्रॉड, चीट, इसके अलावा आप मेरे को बताइए इस वक्त देश में वो क्या कर रहे हैं? अगर आज देश की जो व्यवस्था इन्होंने जहां पहुंचा दी है देश, निजामुद्दीन जी कल दाऊदी बोहरा के डेलीगेशन प्रधानमंत्री मोदी से मिले और मोदी जी का धन्यवाद किया। बोले धन्यवाद किया मोदी साहब। सुनिए वक्फ बोर्ड बोले कि आपने माइनॉरिटीज ना, ये शब्द वाली माइनॉरिटीज विद इन माइनॉरिटीज को आपने सुरक्षा प्रदान किया। माइनॉरिटीज विद इन माइनॉरिटीज जो आप भूल गए निजामुद्दीन जी, आप भूल गए। मोदी साहब याद रखे, उन्होंने न्याय दिया। बोलिए। आपके मोदी जी को भी सुन रहा हूँ, दाऊदी बोहरा को भी सुन रहा हूँ और नाबियार को भी सुन रहा हूँ। अब आप हमारी सुनिए। आप बोलिए। कल मुसलमानों के बीच एक नया झगड़ा लगा दिया। हाँ। आपको शायद जानकारी नहीं है, सैयदना बुरहानुद्दीन से उनका कोई संबंध नहीं है।
कल प्रधानमंत्री ने इससे घटिया बात कौन कर सकता है कि एक धर्म गुरु को यह कह देना कि हमने उनसे पूछकर अमेंडमेंट बिल बनाया। जब मैं कल खुद उनके एडवोकेट मुछाला को मिला था जस्टिस अभय थिप्से के साथ, कल कहीं हम एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि सैयदना जो है अभी सैयदना मुफद्दल भाई साहेब दाइये अल मुतलक जो इनके बोराओं के हेड हैं, उन्होंने ये कहा कि हमको धर्म के अलावा किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो ये प्रधानमंत्री का झूठ कहना एक समाज को वीडियो फ्रेम में है, आप पहले सुनिए निजामुद्दीन जी, वीडियो फ्रेम में है, झूठ कैसे बोल सकते हो? बोलिए बोलिए बोलिए, सुनिए आप नाम बोलिए ये आपके किसी मीडिया के पास नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। आप मुझे बताइए कि 8 लाख दाऊदी बोरा है और 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान हैं, तो 808 करोड़ लोग करेंगे 8 लाख लोग या 120 करोड़ लोग करेंगे किसी चीज के बारे में? और दूसरी चीज, जिस जात की बात हो रही है या जिस अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, बोहराज पहले से अलग है। वो प्रधानमंत्री का स्वागत करें या भाड़ में जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क यह पड़ता है कि दो कम्युनिटीज के बीच देश का प्रधानमंत्री अगर झगड़ा लगाता है तो ये शर्म की बात है। अगर ये बात कोई सांसद कहता, कोई अधिकारी कहता, कोई धर्मगुरु कहता तो बात समझ में आती है। अगर आपने प्रधानमंत्री के हाउस में अगर कल सैयदना बुरहानुद्दीन के पोते जो हैं, यानी जो अभी मुफद्दल भाई साहब सैयदना है, उनके बेटे खुद प्रधानमंत्री को डेलीगेशन ले जाके ये कह रहे थे कि हम आपके इस बिल का स्वागत करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि उससे पहले क्या वो उस बोर्ड में जो बना हुआ है वह बोर्ड, उसमें वो शामिल है क्या? और दूसरी चीज, अगर वो शामिल नहीं है तो किस बिहाफ पर वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने गए? तीसरी चीज ये कि दोनों कम्युनिटीज के बीच जो बांटने का वो काम करेंगे, अगर इसके बीच दोनों कौमों की लड़ाई होगी तो जवाबदार कौन होगा? मारे जाएंगे कल, कौन जवाबदार लेगा उनका? निजाम साहब चलिए, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट जैसी आती है वील कैरी इट। यस, सैयदना साहब की जो डिस्कशन है उसी पर करें सर। अगर आपके पास जानकारी नहीं है मैं देने को तैयार हूँ, आपने दी है, क्योंकि बोहराज मुंबई के अलावा थोड़े से कहीं नहीं है। और सैयदना साहब जो है वहां पर भी कहीं जाने, अरे निजाम साहब एक सेकंड, आप ही की बात कर रहा हूं। दोनों सैयदना के बीच में आज की तारीख में डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में कि असली सैयदना कौन है। एक थाने वाले भाई साहब अलग हैं और ये भाई साहब अलग हैं, करेक्ट मानता हूं। बट निजामुद्दीन जी कुछ डिफरेंट बोला नहीं, बोले हम माइनॉरिटीज विद इन माइनॉरिटीज है। सर मैं वही माइनॉरिटीज का मुद्दा ही नहीं है, वो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के अंदर ये बीजेपी बनाम मुसलमान, यानी आप मुसलमानों के कौन से मामले में? अच्छा निजाम साहब मैं सवाल पूछ लूं, आपकी इजाजत हो? मैं पूछ रहा हूं मुसलमान, आपकी इजाजत हो? प्रधानमंत्री मदद कर रहा है निजामुद्दीन रईस साहब, इस देश का, वो देश के लिए क्या निजाम साहब बड़े अदब के साथ आपसे 2 सवाल मैं पूछता हूं, क्योंकि आप जब शुरू हो जाते हैं फिर बंद नहीं होते, तो दोनों का जवाब दे दीजिए। एक तो पार्ला में परसों एक 90 साल पुराने जैन मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया। 90 साल पुराना सर। अब ये कहा जाता है 1960-61 के पहले के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब लीगल हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ये हमारे जो वार्ड ऑफिसर साहब हैं इन्होंने जाकर के उसको डिमोलिश कर दिया। क्यों कर दिया मुझे खुद को मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं आया और इन्होंने डिमोलिश कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, बार बार ये कहा जाता है, आप जरा बताएं इसके बारे में, कि कांग्रेस ने आज तक सिर्फ जो मुसलमानों में अशराफ हैं उनकी बात सुनी, जो अजलाफ हैं और अजलाफ हैं उनकी कभी बात नहीं सुनी है। जो बेचारे मोची, धोबी, तेली, राइन, बाकी जितने भी अंसारी हो गए, मुकरी हो गए, मदारी हो गए, उनकी बात आज तक कभी नहीं सुनी है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो ओबीसी यानी बहुत मोस्ट बैकवर्ड क्लास है मुसलमानों में, उनकी बात उन्होंने रखी और यह कहा है कि हम आपका जो स्टेटस है हम उसको इंप्रूव करेंगे। अब आप बोलें सर। सर मैं पहले आपको विले पार्ले मंदिर की बात से शुरू करता हूं। जी बोलिए सर प्लीज। आपने देखा होगा कि आज जो मोर्चा निकला जी, उस मोर्चे में आज राज्य के मंत्री स्वयं गए थे मोर्चे के अंदर। मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंगल प्रभात लोढ़ा और वहां के लोकल विधायक पराग अलवानी आज ही मैंने राज्य सरकार और यहाँ के गवर्नर से मांग किया है कि पहले तो इनको बर्खास्त कर दिया जाए कि अपनी सरकार के खिलाफ ये मोर्चा लेके गए। पहले तो ये निकम्मे आदमी है कि इनको ये पालक मंत्री थे, इनको ये पता नहीं कि सुबह 8 बजे मंदिर डिमोलिश होगा। दूसरी चीज, वो जैन धर्म के नेता हैं जी, जैन धर्म के नेता होने के नाते उनको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि मंदिर का स्टेटस क्या है।
तीसरी चीज यह है कि राज्य सरकार को बेहतर तरीके से पता है कि कौन कौन से मंदिरों के केसेस आए। अगर उनको नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूं कि घाटकोपर में पिछले बार जब सुशील कुमार शिंदे की सरकार थी तो घाटकोपर में एक जगह है दगड़ूशाह नगर, दगड़ूशाह में एक मंदिर बना था जैनियों को जिसका प्राण प्रतिष्ठा हो गया। उसके बाद डिमोलिश का सरकार ऑर्डर करती है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जजमेंट भी उनके अगेंस्ट आता है, लेकिन सरकार को यह पावर है कि कारपोरेशन किसी अगर धार्मिक स्थल को तोड़ना है और उससे बहुत लोगों की चीजें जुड़ी हैं, उनकी मान्यताएं जुड़ी हैं, तो उनके ऊपर चार्ज करके मंदिर या मस्जिद को बचाया जा सकता है, जिसको इनको करना चाहिए था। इन्होंने ये बिल्कुल नहीं किया क्योंकि इनको जैनिज्म को बर्बाद करना है। जितने धर्म इनके तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों पर कहीं ना कहीं या तो पथराव कराए जाते हैं या इनको मारा जाता है। अभी मध्य प्रदेश की ताजा घटना है पिछले हफ्ते, जिसपे जैनियों ने आक्रोश किया कि उनके संतों को, जिनको ये लोग बात करते हैं, उनको मारा है। तो ये जो है जानबूझकर किया गया और वो पूरा का पूरा क्षेत्र बीजेपी के कब्जे वाला है। बीजेपी का एमएलए है जो 20 साल से लगातार है। सुनिए सर, वो जिस होटल के लिए इन्होंने बचाया, होटल से पैसे लेकर वहां के लोकल राजनीति करने वालों ने मंदिर को तुड़वाया। दूसरी चीज, महाराष्ट्र शासन का एक नियम है, बल्कि देश का ही नियम है कि किसी भी धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, उसके बगल 100 मीटर तक आप शराब की दुकान नहीं करेंगे। वो रेस्टोरेंट जो है शराब की दुकान है, जिसको बचाने के लिए मंदिर को डिमोलिश किया गया। और उसके अलावा देखिए नागपुर की जो घटना हुई, आपके यहाँ आ गया होगा कि हाई कोर्ट में जाकर आपका जो वहां का कमिश्नर है माफी मांगता है कि सर मैं तो ऐसे ही जानबूझ के उसका घर गिरा दिया। तो सर ये जो कुछ हो रहा है ये सरकार की नैतिक जवाबदारी है कि राज्य के गवर्नर मंगल प्रभात लोढ़ा को बर्खास्त करें और वहां के लोकल आमदार पे भी मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म के धर्म स्थल को तोड़ने का अधिकार लोकल बॉडीज को नहीं है जब तक उस मुकदमे। I agree with you, निजाम साहब। Let me go to अशोक यादव साहब। मैं आ रहा हूं आपके पास। अब मैं दूसरा चीज मैं आप दूसरा हमसे पूछ रहे थे आप। जी बोलिए। दूसरा सवाल वो मुझे आप दोहराएं तो मैं आपको भी जवाब दे दूं। जी, मैंने आपसे एक तो ये धर्मस्थल के बारे में पूछा था और ये पूछा था अशराफ अजलाफ और अजलाफ के बीच में। मैं यही जानना चाहता हूं कि मोदी जी को आज ओबीसी से बड़ी मोहब्बत दिख रही है सर, क्यों नहीं है? आज बड़ी मैं खुद ओबीसी है सर। ये बहुत अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं। हालांकि वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं तेली कम्युनिटी से आता हूं, मैं ओबीसी हूं, वो कभी नहीं कहते। वो तो जिस देश में जाते हैं, जिस भाषा में के लोगों के यहाँ जाते हैं, जिस धर्म के आदमी के यहाँ जाते हैं, वो कह देते हैं कि मेरा तुमसे पुराना रिश्ता है और मैं इसी रिश्ते में जिंदा हूँ। हालांकि ये निहायत झूठ है, जिंदगी में उन्होंने कभी किसी के साथ वफादारी नहीं की, इंक्लूडेड अपनी बीवी को भी लेकर। तो जो ओबीसी का मुद्दा है ये सभी के साथ है। क्या कांग्रेस की सरकारों ने ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया? क्या आज जो हमको 17.5 जो 52% या 50% 49% रिजर्वेशन है, उसमें सबसे ज्यादा अगर रिजर्वेशन किसी का है तो ओबीसी रिजर्वेशन है। और सबसे बातें हैं कि मुसलमानों में जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, ये सारी कम्युनिटियों को ऑलरेडी रिजर्वेशन सरकारों ने दे रखा है। और यहां तक कि मोदी गवर्नमेंट के दौरान भी गुजरात में उन चीजों का रिजर्वेशन है। ये झूठे मक्कार लोग हैं जो ये बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। आप मेरे को बताइए कि अगर ये गरीब मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं तो पूरे देश में जितने राज्य हैं जहां इनकी सरकारें हैं, मुझे बताएं कि एक भी महिला को इन्होंने कहीं टिकट देके एमएलसी या एमएलए बनाया है? किसी मुसलमान को राज्यसभा में एक आध हो सकते हैं, लोकसभा में सिंगल टिकट नहीं दिया। गुजरात में मैं खुद चुनाव इंचार्ज था, मैं पूछा, मुझसे वहां बहुत सारे गुजरातियों के साथ मेरा डिबेट हुआ है, एक भी मुसलमान। आप ये जो नाटक करने का काम है, ये सिर्फ एक झूठा आदमी जो देश को गुमराह कर रहा है, अपने आप भाई सबके सामने आएगा। आज अखिलेश पर बात करेंगे, कल उद्धव ठाकरे पे बात करेंगे, परसों राहुल जी पे बात करेंगे। इनके पास कोई विजन नहीं है सिवाय लूट के और जमीनों को हड़प के अपने अडानी अंबानी की जेब भरने के। सो कैन आई गो टू अशोक यादव साहब? अशोक यादव साहब, ये बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को कि अखिलेश यादव जी ने मुंबई की तरफ नजरें इनायत करी और उन्होंने कल ये कहा कि जो जैन टेम्पल डिमोलिश किया गया बहुत गलत तरीके से किया गया। सर वंडरफुल, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? अखिलेश यादव साहब ने बोला है, बोलिए सर। बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिसकी निगाह हमेशा जमीन पर रहती है। उन्होंने ये भी बोला था कल अमर उजाला के एक प्रोग्राम में
कि भारतीय जमीन माफिया पार्टी भी है एक तरह से, जहां खाली जमीन देखती है, जहां पे इनकी कुदृष्टि रहती है, उन जमीनों पर कहीं न कहीं इनका इस तरह का व्यवहार रहता है। आप अगर शुरू करेंगे तो भगवान राम की नगरी अयोध्या में देखिए किस तरह जमीनों की लूट हुई, इन्हीं के अधिकारी, इन्हीं के नेता और मिलकर के जमीनों को लूटा उन्होंने। अब हम लोग यही बात कहते थे कि आज वक्फ बोर्ड है, कल जैन होंगे, परसों सिख होंगे, नरसों ईसाई होंगे, फिर कोई और होगा। देखिए एक एक करके आर्मी में एक वर्ड है, ईट ब्रेड वन बाय वन। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सबका नंबर लगाएगी और सबके साथ यही व्यवहार करेगी जो वक्फ बोर्ड के साथ किया इन्होंने। तो आप देख ही रहे हैं, इसमें कुछ कहना सुनना नहीं है। हिंदुस्तान की जनता समझ गई है। लेकिन कि सर उसका इनका निशाना कहीं और। जिस वार्ड ऑफिसर ने किया उसको तो ट्रांसफर कर दिया गया है, और ये भी कहा गया है जो घाटगे साहब वहां पर वार्ड ऑफिसर थे, एएमसी जो है वहां के, वो शायद कुछ चाह रहे थे वहां से, तो जो उनको कुछ मिला नहीं तो गुस्से में आकर के उन्होंने अपने बलबूते पर उसको डिमोलिश कर दिया। उन्होंने किसी की परमिशन नहीं ली है सर, अशोक यादव जी। तो इसके ऊपर आप देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर आप सरकार एक करके नहीं बच सकती ना जी। आई एग्री विद यू। बट अशोक यादव जी, बात यह है कि आप इंडिया अलायंस के एक घटक दल हो, हर चीज जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये ज्यादा पावर उनको चिदंबरम के वक्त दिया था। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम ईडी को हटा देंगे, ईडी डिपार्टमेंट ही नहीं चाहिए, इसको बर्खास्त कर दो। कोई और इंडिया दल के घटक दल है, हाँ बोले अखिलेश यादव जी ने बोले कि ईडी को निकाल दो, हम आएंगे तो बर्खास्त कर देंगे, ईडी डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। और आगे दूसरे कहते हैं कि वक्फ बिल को हम वापस लेके आएंगे, जो रिफॉर्म्स है कैंसिल कर देंगे, रिवोक कर देंगे। कोई और इंडिया अलायंस में कहता है कि आर्टिकल 370 को वापस ले। तो अशोक यादव जी, संविधान से परे होकर आप इतने रिस्पॉन्सिबल, अखिलेश यादव जी जबरदस्त ऑपोजिशन लीडर है, तो ऐसे वक्तव्य किस प्रकार से देखते हो आप? देखिए ईडी का जब गठन हुआ था बजाज जी, तो मुझे लगता है कि 1 मई 1956 जी जी जी, पंडित जी के वक्त में ईडी का गठन हुआ था। जी जी। और एक गठन इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी फाइनेंशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है, फाइनेंशियल जो एक तरह से अनियमितता कह सकते हैं आप, उसको रेगुलराइज करने के लिए ईडी का गठन हुआ था। ज्यादातर विदेश के साथ सर, ज्यादातर विदेश में कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, कोई ब्लैक मनी का वो ट्रांजैक्शन वगैरह ना हो, उसके लिए हुआ। आजकल तो ईडी सर हर डोमेस्टिक केस में ईडी घुस गई, ईओडब्ल्यू के केस में भी ईडी घुस गई है सर आजकल तो। मगर ये बहुत भयानक स्टेटमेंट है अखिलेश यादव जी का कि हम बर्खास्त कर देंगे, ईडी पूरे डिपार्टमेंट हटा देंगे। मैं कह रहा था कि जो ईडी अपने जो मूल उसका जो दायित्व है, जो उसका मूल कर्तव्य जिसके लिए ईडी बनाई गई थी, वो अभी नंबियार साहब ने कहा, फेरा एक कानून था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी, और उसके बाद फेमा आया। पहले फेरा था, फिर उसके बाद फेमा आ गया। जी हाँ, फेमा बन गया। वो तो बताया गया कि वो आर्थिक उदारीवाद वाली प्रक्रिया में फेरा थोड़ा सा बाधा बन रहा, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके फेमा बना दिया। तो ये सारी चीजें थी। अब तो पीएमएलए भी है कि पीएमएलए के एक्ट को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए ईडी काम करेगी। तमाम देखिए अशोक यादव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का प्रश्न है, इनका जो दायित्व था वो ये था कि नंबर 1 नारकोटिक्स, जो नारकोटिक्स में, नारकोटिक स्मगलिंग में, ड्रग्स में वगैरह, नारकोटिक्स में जो पैसे वैसे इस्तेमाल होते हैं, पैसे का लेन देन होता है, उसके खिलाफ। नंबर 2, वही पैसे जो कि टेररिज्म में इस्तेमाल होते हैं, वो उसके खिलाफ। नंबर 3, और ये बहुत बड़ी बात है, नंबर 3, अगर हिंदुस्तान के पैसे किसी ने किसी भी कारणवश बाहर जाकर के उसका कुछ किया है, ब्लैक मनी इनटू व्हाइट किया है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी इनटू व्हाइट। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। सर प्रॉब्लम अब कहां पर आ रही है? ये बड़ी समस्या है। मैं सर पूरी बात सुनना मैं चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की, सर पूरी बात सुन, सर पूरी बात सुन लें। सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर आए हैं पिछले दिनों, जिनमें उन्होंने कहा है कि यू सीम टू हैव फॉरगॉटन योर ओरिजिनल चार्टर। आप कर क्या रहे हैं? ये तो ईओडब्ल्यू का मैटर है या सीबीआई का मैटर है, ये इन सब चीजों का मैटर है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप जो हैं नार्को टेरर, जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें ना। अब आप बोले अशोक यादव जी, कुछ बोल रहे हैं। और कैसे बर्खास्त करेंगे वो भी समझा देना। ईडी को लेकर के, उसकी जिम्मेदारियों को लेकर के चेताया है कि आपकी जो जिम्मेदारी है ये है, और आप कर क्या रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ईडी, अगर कोई भी एजेंसी, हमारे शरीर का कोई अंग अगर सड़ रहा हो, अगर वो बाकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन बाकी बॉडी में उस अंग के वजह से आ रहे हों,
तो मुझे लगता है कि सर्जन, अगर जो कुशल सर्जन होगा, वो यही कहेगा कि संघ को बेहतर होगा कि बॉडी को बचाने के लिए संघ को निकाल के फेंक सर वो कर नहीं सकते, सर्जरी करने की कोशिश भी करता है सर। वी आर सर्जरी- signatories to an international charter. Directorate of Enforcement was made over a year after we signed the international charter on money laundering and drug smuggling and terrorism. तो ईडी को तो आप बर्खास्त कर नहीं सकते, ठीक है, उन्होंने इमोशनल होकर के कुछ कह दिया कि भाई वो सोनिया जी और राहुल जी उसके खिलाफ बहुत इस्तेमाल रॉबर्ट हो रहा है। वधेरा के बाद अखिलेश जी ने ये स्टेटमेंट देखिए सवाल ये उठता है, बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सवाल ये उठता है कि देखिए आप सिलसिलेवार, जब से मोदी सरकार आई है, सिलसिलेवार किसी भी राज्य में जब चुनाव होने वाला होता है, विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ईडी की जो है वहां पे अराइवल होता है और बड़े मतलब धमक के साथ ईडी वहां पहुंचती है और जो भी टारगेटेड विपक्ष के नेता हैं, जो उसकी सत्ता के लिए बाधा बन सकते हैं, उन नेताओं के रिश्तेदार को, उस पार्टी के तमाम ऐसे लोगों को ईडी का एक्शन शुरू हो जाता है। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक बजरंग दल का कार्यकर्ता या इस तरह की एक एजेंसी हो गई है जो इनके भाई तमाम अनुसार। लेकिन एक चीज तो है अशोक यादव जी, तो इस तरह का एक संगठन बन गई है ईडी, अशोक जो यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बनाने का काम करती है। लेकिन अशोक यादव तो ऐसे संगठन को रहने से समस्या आ रही है देश में। सर उसका इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरी ईडी को खत्म कर देंगे, रिफॉर्म कर सकते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रिफॉर्म करना चाहिए। लेकिन एक चीज है सर, सीधी सादी बात है, आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ देखें, आवर जीडीपी टुडे 2024 की जो है, इट स्टैंड्स एट $4.27 ट्रिलियन, $4.27 ट्रिलियन। जापान की जो है दैट इज एट $4.39 ट्रिलियन। नाउ बिफोर आई गो टू द्विवेदी जी हैज नॉट स्पोकन, आफ्टर दैट आई विल गो टू वर्कशॉप अगेन। जापान जो है वो $4.39 ट्रिलियन पे है। जापान इज इन रिसेशन। जर्मनी विच इज अबव अस, विच इज एट $4.42 ट्रिलियन, दैट इज ऑल्सो इन रिसेशन। सर मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं यहां पे, वाघ साहब सुनिए ध्यान से, और आप भी सुनिए द्विवेदी जी, हिंदुस्तान जापान को ओवरटेक कर लेगा अगस्त महीने में इस साल। दिस ईयर इन अगस्त इंडिया विल ओवरटेक जापान टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट्स गोइंग टू हैपन। अब आप बताइए द्विवेदी जी, क्या ये अचीवमेंट नहीं है? जीडीपी सर $4.27 ट्रिलियन, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट सर। द्विवेदी जी आप बोले प्लीज। जी राजीव जी, जी सर। 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार है जी, आज 11 साल लगभग हो गए हैं। जी हो गए। इन 2014 से पहले जो भी गवर्नमेंट रही हो, 56 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, उन्हें सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण किया, तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिए, तमाम शिक्षण संस्थान दिए, तमाम ऐसी योजना, भाभा अनुसंधान केंद्र लेके तमाम चीजें, आपके सार्वजनिक उपक्रम लगवाए। आज मोदी जी का अगर रिकॉर्ड देख लें आप अगर, तो सार्वजनिक उपक्रम जो लगाए गए तो उनको बेचने का काम किया। या एयरपोर्ट, हम कहते चलिए 10 एयरपोर्ट और बनवा दिए होंगे, लेकिन एयरपोर्ट एक कॉन्सेप्ट या एयरपोर्ट बनवाए तो पुरानी सरकारों ने। या सड़कें आप देख लीजिए, ट्रेनें कौन सी थी, कोयले का इंजन था, आज की बिजली इंजन, आज बिजली चल रही है। तो ये क्या हमारे बड़ा नहीं है। अब आइए, अब आप आइए एलपीजी पे आइए। पहले आप एलपीजी पे 400 सिलेंडर मिलता था, आज वही सिलेंडर अब 1000 रुपये हो गया। उस समय जबकि चौथे हमारा जो क्रूड ऑयल था वो आज 4 गुना था आज से। उस समय कितना मिलता था? 50-55 रुपये हमारा तेल था। उस समय आप जो कहते हैं 1,25,000 करोड़ रुपए उन्होंने वहां से लोन लिया और करके दिया, 2026 देना है, लेकिन उन्होंने जनता के लिए लिया था ना। जनता को सस्ता तेल देने के लिए अगर मनमोहन सरकार ने कोई निर्णय लिया, जनता को तेल सही दिया। आज क्या है? आज 100 रुपए से ऊपर तेल पहुंच गया, 103 रुपए। महंगाई आप देख लीजिए, आज बेरोजगारी देख लीजिए। मोदी जी कहते थे 2014 में, 2013 में कि साहब हम जो हैं महंगाई नहीं बढ़ रही, अब की मोदी सरकार, महंगाई की मार बहुत, अब की मोदी सरकार, और 2 करोड़ नौकरी हम देंगे। अगर 2 करोड़ नौकरी दी होती तो शायद हमारे आज 22 करोड़ लोग आज नौकरी पा गए होते। और जो 83 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, जो राशन बांटने में, राशन के विरोध नहीं है, आप 100 करोड़ तो दीजिए, लेकिन क्या हमने राशन बांटने का ठेका ले लिया? उनकी पुनर्स्थापना करने की बात नहीं करनी चाहिए। अगर 83 करोड़ को महीने अगर राशन कार्ड हम दे रहे हैं, तो उसमें यह भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम इनको आगे कैसे बढ़ाएं।
हम इनको कौन से ऐसे रोजगार दें जो हमें अनाज ना देना पड़े। भाई जब उनकी स्थिति अच्छी होगी तो अनाज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सरकार बताइए, किसी भी मंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी कोई बात कही हो? ये आरएसएस ने कि साहब 83 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, ये धीरे धीरे इसको जो है हम खत्म करके इनको हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आज महंगाई आप देख लीजिए, चाहे जिस स्टेट में देख लीजिए, अभी किसानों को 3 बिल थे, अगर 3 बिल लागू हो गए होते तो शायद ये महंगाई 10 गुनी और बढ़ गई होती। क्यों? अब आप पूछ लीजिए क्यों? भंडार गृह जो है उनके लिए जमीन अवेलेबल कराई सरकार ने, और इनके जो मित्र लोग हैं वो भंडार गृह का निर्माण कर लिए। उस बिल के मुताबिक किसान अपना अनाज जो है इनको हैंडओवर कर देते। व्यापारी भैया व्यापारी होता है, उसकी सरकार का नहीं होता। उसको अगर मौका लगे, जैसे इन्होंने अभी चुनाव के माध्यम से इन्होंने द्विवेदी जी फार्म बिल के बारे में अगर ना ही बोलें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वेरी फ्रैंकली मेरी बहुत डीप स्टडी है सर उसमें, फार्म बिल के बारे में। सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है। ये जो तीन फार्म बिल जो आए थे, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू। नहीं आप कहते अच्छे में डिबेट में सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे थे, मैं ये नहीं, वापस ले लिया, मैं यही तो कह रहा हूँ सर। वापस इसलिए लिए, अच्छे आए थे लेकिन उसमें कुछ इलाज तो ऐसे थे सर, वापस इसलिए आए सर, वापस इसलिए लिया गया क्योंकि जो फार्मर्स लॉबी है जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उस वक्त आखिर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें अगर आप रिफॉर्म नहीं लाएंगे सर, वेरी फ्रैंकली फार्मिंग हैज ऑलरेडी बिकम एन अनइकोनॉमिकल एक्टिविटी। आप देखिए ना विदर्भ में इतने ज्यादा किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक आप कपास उगा रहे हैं सर, महाभारत के टाइम से आप कपास उगा रहे हैं। मतलब कब चेंज करोगे सर? यू हैव टू चेंज, यू हैव टू इवॉल्व। द्विवेदी जी जो चेंज करना चाहिए, एक ना छिंदे जी की बात कर रहे थे। जी बोलिए बात कर रहे थे, बोलिए। मैंने इससे पहले जब मैं डिबेट में था तो मैंने क्या कहा? साहब देश बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी की जमीनें बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। वो कह रहे साहब गरीब जो मुस्लिम है उनके लिए हमने बबिल जमीनें कब्जा करेंगे। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या गरीब मुस्लिम जो है आज इलाज नहीं पा रहे हैं, आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्या जितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए, जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए इन 2014 से पहले, उनमें क्या इलाज नहीं चल रहा? द्विवेदी जी आज का तकलीफ यह है कि एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि उद्धव जी के पास बीएमसी के लिए कैंडिडेट्स नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए आपके पास कैंडिडेट नहीं है। क्या इसलिए आपने राज ठाकरे जी का हाथ थामा, राज ठाकरे जी को साथ लिए? बिकॉज बार बार एकनाथ शिंदे जी कहे कि बाला साहब ठाकरे जी को आइडियोलॉजी से बहुत दूर चले गए, हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए, आपको कैंडिडेट्स मिलना मुश्किल होगा। द्विवेदी जी क्या हालत क्या है? सर एकनाथ शिंदे जो 10 गारंटी दे रहे थे, उनकी क्या लायबिलिटी है, उनकी क्या है? वो 10 गारंटियों में उन्होंने क्या कहा था? किसानों का लोन माफ करेंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, छात्रों को 10,000 महीना देंगे, बिजली बिलों में 30% कटौती करेंगे, लाडली बहनों को 2100 रुपए देंगे और 8 लाख बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिले। चलिए कोई बात नहीं, जो भोजन थाली देंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे। क्या कुछ हुआ? क्या कुछ हुआ? अरे उसमें देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, आपके वो भी मुख्यमंत्री थे, 2 मुख्यमंत्री थे। क्या कुछ हुआ? अब आप आइए, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद कर दी गई आरबीआई द्वारा। किस सरकार ने कोई उस पर जवाब दिया? तो सरकार ने कहा कि उसमें जो 10-20 लाख जो हमारे खातेदार थे उनको 6 महीने पैसा कैसे मिलेगा? आप मुझे बताइए। आप औरंगजेब की कब्र की मांग करते हैं तो मराठा बेवकूफ थे क्या? जो मराठा राज थे शिवाजी के बाद, संभाजी महाराज के बाद जो मराठा उनके पूर्वज राज करने आए थे, करीब 70-80 साल राज किया, उन्होंने क्यों नहीं हटा दी थी? ये क्या है? चुनावी राजनीति सब है, लड़ाने की राजनीति। तो क्या राज ठाकरे सर, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इकट्ठे आ रहे हैं सर? ये बता दीजिए इसके पहले कि मैं व्हाट्सएप के पास जाऊं सर। देखिए उद्धव ठाकरे ने विचार व्यक्त किया। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कहाँ जाएंगे? कभी 2019 में मोदी जी का विरोध करते हैं, फिर मोदी जी का समर्थन करके सरकार बनाते हैं। 2019 में सरकार थी उद्धव ठाकरे की, तो लाउड स्पीकर निकलवा रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? गंगा के गंदे पानी को नहीं छूऊंगा, जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। तो ऐसे विचार उनके हैं। तो भाई ये तो मेरा विचार नहीं सर है भाई, उद्धव ठाकरे देना चाहेंगे
देखिए मैं प्रवक्ता के नाते मैं एक बात कहूंगा, अगर मुझसे आप पूछे ऐसे संजय द्विवेदी, तो मैं कतई नहीं कहूंगा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आए, लेकिन आप पॉलिसी उद्धव ठाकरे जी की है। वो क्या बनाते हैं भाई, उत्तर भारतीयों को मारना पीटना, उत्तर भारतीयों को अभी भी मारा पीटी चल रही है, क्या ये उचित है? Right, so I'll come back to you. So one second. द्विवेदी जी, उद्धव ठाकरे, द्विवेदी जी, 10 सेकंड सुन लीजिए। उद्धव ठाकरे तो आपके मुताबिक अभी ऐसी कोई प्लान नहीं है। फाइन, सो लेट मी गो अक्रॉस टू मिस्टर वाघ। 10 सेकंड सुन लीजिए। जो उद्धव ठाकरे इन उत्तर भारतीयों को किराया देकर कोरोना के समय में बिहार उत्तर प्रदेश भेज रहे थे, वो जो मारपीट ये कर रहे हैं आज की डेट में माननीय राज ठाकरे लोग, क्या उद्धव ठाकरे जी को स्वीकार कर लेंगे? मैं तो नहीं समझता। जो जितना समर्थन माननीय उद्धव ठाकरे, भले हम जीत नहीं पाए, हमारी 20 सीटें आई, लेकिन जो समर्थन दिया आज महाराष्ट्र के लोगों ने, वो समर्थन हमें क्यों दिया? Right, so let me go across to Mr. Wagh. Mr. Wagh, there is it's really lovely the manner in which Mr. Modi is accused again and again and again of not creating jobs. I have figures over here, और ये सबके लिए हैं, अशोक यादव जी, निजामुद्दीन रहीम साहब, क्योंकि आप इस विषय के बारे में बहुत बोलते हैं, और संजय द्विवेदी जी आप भी बोलते हैं। वाघ साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, it says employed individuals rose from, please Wagh sahab, please listen, 44.23 crore in 2014 to 47.15 crore in 2023-24. This is Reserve Bank of India data. Between 2004 and 2014, the UPA government had added 2.9 crore jobs. 10 साल में यूपीए की तकरीबन 3 करोड़ नौकरियां दी गईं, लेकिन मोदी सरकार ने 2014 और 2024 के बीच में 17.19 करोड़ नौकरियां दी हैं। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है सर। अब वाघ साहब आप बताएं ना। माय पॉइंट इज, एंड दे ऑल्सो से एट दिस द IBF, इट सेज employment rate jumps 36% in the past decade. Mr. Wagh, your comment, sir. Basically, when we talk about employment, general people, they talk about only government employment, and That's they also right. talk about the employment in organization sector. Yes. Now, the real measure of employment is how many people are paying provident fund, Yes. and how many people are registered under provident fund. As far as my knowledge goes, the total base of increase in employment depends upon the number of employment provident fund members. Okay, keeping that aside, it is just a simple question that so many infrastructure projects are coming up. Yes. So many roads are coming up. Now these roads, the bridges, the dams, the irrigation schemes, airports, and many other things are being carried out by whom? Without hands, without employment. Whether it is possible? Roads cannot be built by some angels. No, it is to be made by human being, and all this is called as a employment. When you are spending 1000 crore on a bridge, approximately 60% of the cost of the road goes in material. That material is to be manufactured in either in cement factory or in quarries or in steel, and the balance 40% goes on actual labor. Now, when you are spending around 1000 crore, and the statistics says when you are spending 1 crore, you are generating 16 employees for 2 years. So that means around 32 employees per year per 1 crore investment in road and infrastructure. If you just multiply the total investment in infrastructure India has done during 2014 to 2024, anybody with a small calculator can find out the number of employment generated. If such employments would not have been generated, what would have been the result as on today? All these youths, do you think that they were sitting quietly? Now the problem is, I understand there is a problem that the aspiration of youth is increased. Everybody wants a IT job. Everybody wants government job.
everybody wants white collar job, Yes. we are not generally possible. However, I can tell you out of my experience, because I am in an industry, those who wants to work, ample jobs are there. Rajiv ji, if you go to agriculture sector, you are not getting laborers to work in the field. You have to pay around 600 rupees per day, including meal, but still you are not getting laborers in the field. That is the situation in rural areas, and we are saying that there is unemployment. See, basically, the real problem is government is giving lot of subsidy. For example, they are giving 2,000 rupees in 2 months. That means around 6,000 rupees per month to people. Now the state government is giving 6,000, so 12,000 रुपए हो जाता है. अभी लाड़की बहन में 1,800 रुपया मिलता है. आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, लेकिन लोगों को फ्री हॉस्पिटल में इलाज मिलता है, स्कूल और कॉलेज फ्री हो जाती है, 100 यूनिट्स तक की बिजली में पैसा नहीं देना पड़ता है. तो उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रूरल एरिया में, वो गवर्नमेंट के सब्सिडी से ही मीट हो जाता है. But you know, तो Wag Sahab, most the main charge against you by Sonia Gandhi ji and Mallikarjun Kharge sahab. Sonia ji, हाल ही में first time she talked about your saffronization the entire system. आप education system को saffronization कर रहे हो. 3 C उन्होंने कहा, commercialization, communalization and जिस प्रकार centralization. तो भगवाकरण, RSS is RSS has gone into every system of education. जहां भी देखो RSS के लोग अपॉइंटेड किया गया. So why is there bid by the BJP to saffronize the entire system? Wag Sahab, the charge by Sonia Gandhi and Mallikarjun Kharge. देखो, पहली बात ऐसी है, सैफ्रोनाइजेशन ये जो वर्ड है, इसका मतलब है भगवाकरण. भगवा रंग क्या बुरा है क्या? भगवा होना क्या बुरा है क्या? हमारे राष्ट्र का प्रतीक है भगवा, हमारे तिरंगा में रंग है भगवा, उगवते सूरज का रंग है भगवा, श्री कृष्ण के रथ के ऊपर का ध्वज है भगवा. तो भगवे ध्वज से और भगवे रंग से सोनिया गांधी को इतनी परेशानी क्यों? हाँ, बात यदि वो हिंदुत्व की बात कर रही है तो मैं बात समझता हूँ, लेकिन भगवे रंग के ऊपर इतना दुख नहीं जताना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है. दूसरी बात है कि संघ के बारे में. संघ जो है वो संघ एक इंडिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय जनता पार्टी उनसे प्रेरणा लेती है. हमारे विचारों की गंगोत्री है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. और मैं सोनिया जी को बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ के ऊपर 1948 पे पाबंदी लगाई थी. सोनिया गांधी जी की जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने 1975 में संघ पे पाबंदी लगाई थी और नरसिंह राव सरकार ने भी 1992 में संघ पे पाबंदी लगाई थी. क्या हुआ? नाक घसीटकर संघबंदी पीछे लेनी पड़ी, क्योंकि संघ ऐसा कुछ भी काम नहीं करता. और दूसरी बात है, यदि हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यदि ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल आर डूइंग सम चेंजेस, देन हु आर यू टू स्टॉप? आप कल ज्यादा से ज्यादा बहुमत लेके जीत के आइए, आपको जो करना है कीजिए, कोई नहीं रोकता. आपने पहले भी किया है. 2013 में इलेक्शन आने के पहले आपने वक्फ का जो वक्फ बाय यूजर का जो सेक्शन 40 तो आपने ही किया है. तो आपकी सत्ता थी, आपने किया. वो टाइम हमने तो नहीं कहा था कि आप भारत का हराकरण कर रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव इन हिरवा, वी बिलीव इन भगवा, वी बिलीव इन व्हाइट ऑल्सो. सो वी डोंट हैव एनी बैड थिंग्स अबाउट एनी कलर. तो आप क्यों चिंता कर रही हो? आप आपका राजकारण कीजिए. जब आप सत्ता पे आओगी, आने वाली तो नहीं हो, लेकिन आप जब सत्ता पे आओगे, आपको जो करना है कीजिए. लेकिन आज हम लोग सत्ता पे है, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे खासदार जीत के आए, लोगों ने वोटिंग देके जीता है. तो जो बहुसंख्य लोग हैं, उनके लिए काम करना, जिन्होंने हमें जिताया है, उनके लिए काम करना, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा. सर, आई थिंक देयर कैन बी नो आर्गुमेंट ऑन दैट. ये हमारा कर्तव्य है और हम लोग करते रहेंगे. वाघ साहब, उसके ऊपर तो कोई बहस हो ही नहीं सकती. जो मेजोरिटी में आएगा वो अपने तरीके से सरकार चलाएगा. जैसे कांग्रेस ने इतने साल चलाई, आज की तारीख में मोदी जी चला रहे हैं.
सीधी सादी बात है। लेकिन एक सवाल सर आपसे, छोटा सा सवाल है, आई डोंट नो वेदर यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस और नॉट। सर डोंट यू थिंक दी हमारे जितने ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह है जितने, उन पे जरा लगाम होनी चाहिए। अब जैन टेम्पल जाकर के डिमोलिश कर दिया। आई कैन नॉट बिलीव that these orders could have come from the top. I know Bhushan Gagrani ji, he is the BMC commissioner. I know Devendra Fadnavis ji. Impossible. I don't think they could have ordered कि आप विले पार्ला का जो 90 साल पुराना जैन मंदिर है उसको आप डिमोलिश कर दीजिए। I don't think that could have happened. तो आपको लगता नहीं है सर कि हमारे जितने नौकरशाह हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए? वाघ साहब। राजीव जी, एक शुक्राचार्य की कहानी है और हमारे में एक पेज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, झारी तिल शुक्राचार्य। यू मस्ट हैव यूज्ड इट। झारी, जब हम लोग पानी डालते हैं वो पौधे को, तो उसमें बहुत सारे होल होते हैं और वो होल में कोई ना कोई पत्थर जाके बैठता है तो पानी पौधे तक नहीं पहुंचता। कभी कभी ये ब्यूरोक्रेट वो पत्थर जैसा काम करते हैं। कॉन्ड्यूट जब सरकार से गरीब लोगों तक जाना चाहिए अच्छी चीजों का, ये वहाँ स्पीड ब्रेकर की जैसा काम करते हैं। अपने तरफ से कायदा का अर्थ लगा के काम करते हैं और उनकी वजह से बहुत सारी समय सरकार प्रॉब्लम में आती है। कल जो आजकल में जो विले पार्ला में हुआ बहुत खेदजनक है। मैं ऐसा समझता हूं कि दरगाह हो, मंदिर हो, उपाश्रय हो, चर्च हो, सभी ऑथराइज्ड पद्धति से बंधने चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। कोई भी होने दो, और कोई भी चीज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, क्या बोलते देरासर हो, यदि अनऑथराइज्ड हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दुरुस्त बात, आई एग्री विद यू सर। का विषय एक बाजू में है, लेकिन डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर का विषय एक बाजू पे। लेकिन आज जो हुआ है उसके बारे में आपने जो इंफॉर्मेशन दी है और मुझे भी जो मालूम है, मुझे लगता है आज की कार्रवाई अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए जो जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाए। वंडरफुल। सो लेट मी गो अक्रॉस टू निजामुद्दीन रहीम साहब। निजामुद्दीन रहीम साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके, मैं आपको बहुत बहुत सिंसियरली बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके कि कांग्रेस सड़क पर आई सर। हर शहर में जो आपने प्रोटेस्ट किया ना, चार्जशीट में जो नाम आया सोनिया जी का और राहुल जी का, और उसके अलावा नागपुर में जो आपने सद्भावना यात्रा आप लोगों ने निकाली। लेकिन सर निजाम साहब, बड़ी विनम्रता से और बड़े आदर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, वर्षाताई गायकवाड़ हमें दिखी, बहुत मेहनत कर रही हैं, मानते हैं, एमआरसीसी की प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सर हमारे बाकी नेता कहां थे सर? नसीम खान साहब नहीं दिखे, असलम शेख साहब नहीं दिखे, अमीन पटेल साहब नहीं दिखे, चरण सिंह साबरा साहब वहां पर नहीं थे, भाई जगताप जी वहां पर नहीं थे, और बाकी अन्य लोग, बहुत लंबी लिस्ट है सर, कोई नहीं था वहां पे। ये क्या है सर? ऐसा नहीं है। निजाम साहब जरा बताएं सर, दिल से बोले, मैं आपको जानता हूं सर, गोल गोल बात मत करें, सच बोले, बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन पहले रात का निर्णय है। हालांकि वर्षा गायकवाड़ भी उस टाइम जगह पर नहीं पहुंच पाती, अगर आंदोलन चूंकि डिसाइडेड था, पूरे देश में आंदोलन होना था। मैं स्वयं आंदोलन में था, सारे लोग थे जो पहुंच सके। देखिए क्या है, एक ही जगह पे सिर्फ आंदोलन करना था, तो बहुत सारे लोगों का ये छुट्टियां हैं, इधर उधर लोगों के जाने के इश्यूज थे। बाकी पूरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आंदोलन एक्चुअल महाराष्ट्र का था, आप समझ लें। ये जो आपने पढ़ा होगा केसी वेणुगोपाल का जो लेटर था, वो महाराष्ट्र से संबंधित जिलों में था, मुंबई का एक साथ होना था। जब मुंबई की अध्यक्षा स्वयं वहां आए तो फिर किसी और के लिए आना या नहीं आना कोई मायने नहीं रखता ना, क्योंकि सबको अलग अलग जवाबदारियां थी। अरे सर क्या बोल रहे हैं? सारे लोग चलिए, मैं सर आपको और एम्बैरेस नहीं करूंगा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आपका मोर्चा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये बात बार बार बोलता हूं आपको सर, आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, अरे गैस सिलेंडर की कीमत 10 रुपए बढ़ जाती थी, बीजेपी आपकी नाक में दम कर देती थी पूरे हिंदुस्तान में। आप लोग क्या कर रहे हैं सर? कि बेईमानों को ये पता है कि ईमानदार लोग कौन थे सर। अब अच्छा है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। जो है जनता उनको गालियां बक रही है सर, आई एम वेरी हैप्पी। जो ये दावा कर रहे हैं राजनाथ सिंह कर आ रहे हैं, कितने राजनाथ सिंह चुनाव जीत रहे हैं वो उनको पता है। राजनाथ सिंह हाल ही में इलेक्शंस में हमने देखा, महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखा, 76 लाख वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, हाई कोर्ट पूछ रहा है, चारों तरफ बेइज्जत हो रहे हैं, बात सुनने को तैयार नहीं, अधिकारियों को धोखा देके कभी इलेक्शन कमिश्नर को हटा रहे हैं, कभी दूसरे को हटा रहे हैं।
अब ये सिर्फ इनके पास यही बचा है कि बेईमानी के साधन से जितना सुनिए, दिन सत्ता ले ले, निजामुद्दीन उसके बाद इनके सारे नेताओं को जेल में रहना है। निजामुद्दीन आप जी, ये देखेंगे, ये 2 साल में दिखेगा आपको। राजनाथ सिंह यहां पर थे महाराष्ट्र में। राजनाथ सिंह जी महाराष्ट्र में थे। उन्होंने कहा कि हमारे सच्चे हीरो है छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप। क्या कि औरंगजेब हमारा हीरो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता औरंगजेब नहीं हो सकता हीरो। मैं वही कह रहा हूं। हाँ बोलिए। लेकिन सुनिए ना सर। हाँ बोलिए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक का सारा पैसा ये डकार गए और फिर प्रधानमंत्री को जमीन में गिर के माफी मांगना पड़ा। कितने उन पर कार्रवाई हुई। और जिस आप जो है महाराणा प्रताप जी की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल सम्मान के साथ खड़े हैं। महाराणा प्रताप हमारे हीरो हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के अगेंस्ट जो लोग लड़ने गए थे, उनके वंशजों को आपने बैठाकर राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाया है। उस पर आप कोई जवाब देंगे क्या? सर उनकी गलती थोड़ी है। आप जिस आदरणीय राजनाथ सिंह जी का जिक्र कर रहे हैं, आप आदरणीय राजनाथ सिंह जी पूछिए, चाइना घुस गया, ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं नहीं घुसा है। तो बेईमानों में से किसकी ईमानदारी पर आप भरोसा करेंगे? मुझे बता दीजिए आप। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश के किसी मुसलमान ने आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज का विरोध किया? क्या इस देश के किसी मुसलमान ने आदरणीय महाराणा प्रताप जी का विरोध किया? क्या आपने दोगलों के वंशज को सत्ता में शामिल किया? दोनों जगह दोगलों के सत्ता में शामिल किया। अब आप कहिए कि ये उनके खिलाफ मुर्दाबाद की बात करें। मैं जो है महाराणा प्रताप को जिंदाबाद करता हूं और जिंदाबाद करता रहूंगा जब तक दुनिया है। सर हल्दी घाटी की लड़ाई में, सर हल्दी घाटी के युद्ध में, अरे निजाम साहब सुन तो लो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के कमांडर इन चीफ थे इस्लाम खान सूर जी, और सामने बादशाह अकबर के कमांडर इन चीफ थे मिर्जा राजा मान सिंह। तो मतलब जय सिंह के ग्रैंडफादर वंशज को इन्होंने बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन मान सिंह के वंशज को बनाया उनकी। लेकिन एक और भी चीज है निजाम साहब, क्योंकि बात चलिए, अरे यार बात चलिए, मेरे को बोलने दो यार, मुझे मजा आ रहा है, जरा बोल के जरा सुनो। बात चलिए तो थोड़ी और भी आगे कर लें। राणा सांगा की पत्नी कर्णावती, मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्णावती, जब ये कौन था, बहादुर शाह अहमदाबाद का, वो जब आया उसने आक्रमण किया चित्तौड़ पर, तो कर्णावती, रानी कर्णावती ने सिर्फ एक राखी भेजी थी हुमायूं को। हुमायूं लेट हो गया, तब तक जौहर हो चुका था। लेकिन अहमदाबाद के नवाब को हरा करके उसको वापस भेजा। और कर्णावती के सुपुत्र कौन? सुनने वाली बात है सर, राजा उदय सिंह। पूरी बात सुन लीजिए सर, पूरी बात सुन लीजिए। राजा उदय सिंह को चित्तौड़ के सिंहासन पर बिठाया। और उदय सिंह कौन है सर? आप शायद जान करके, मुझे मालूम नहीं, आप जानते होंगे, पता नहीं आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं। उदय सिंह कौन है? महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। अब आप बोले। राजनाथ सिंह जी का राजनाथ औरंगजेब हीरो नहीं बन सकता, औरंगजेब हीरो नहीं बन सकता। राजनाथ सिंह का वो कहना था। लास्ट पार्ट सुने नहीं निजामुद्दीन जी। राजनाथ सिंह कहे कि औरंगजेब इस देश का हीरो नहीं बन सकते। तो किसने बनाया? सर मैं यही कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं, किसी ने औरंगजेब को हीरो बनाया क्या? नहीं बनाया। हमने तो पहले ही कहा ना, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना है, तो आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो सुरक्षा देने के लिए वहां खड़ा रहूंगा। और मैंने एक बड़ी बात कही थी कि अगर उनमें दम है, पिछले डिबेट में आपने देखा होगा, कहा था ना कि उनमें दम है। अगर कोई जाकर वहां चादर चढ़ा रहा है तो उसके घर का बुलडोजर चलाओ ना। प्रकाश अंबेडकर जी गए थे चादर चढ़ाने और वहां खड़े होकर उन्होंने चैलेंज किया महाराष्ट्र की हुकूमत को। किया, कोई दो राय नहीं है, किया करें जी। तो अगर ये दोगले लोग हैं, इनको सत्ता मिलनी चाहिए, किसी भी तरह मिलनी चाहिए। तो आपको लगता नहीं है? निजाम साहब आप सवाल सुन लें, राजनाथ सिंह जी बीच में आ गए, सवाल सुन लें। आदरणीय सामान्य अखिलेश यादव जी के एक बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने यह कहा कि राणा सांगा जो हैं वो धोखेबाज थे, देशद्रोही थे। तो अभी जो मैंने आपको पूरी कथा सुनाई, आपने भी सुनी, क्या राणा सांगा देशद्रोही थे? ये कैसी बात कर रहे हैं सर? कैसी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के लोग?
ये गलत है ना बात सर। समझ ले। सर आपसे तो ये उम्मीद नहीं है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं बहुत अच्छे से। जी, बोलिए। लेकिन मैं आज जो बहस चल रही है, आपने वो सारी लड़ाइयां देश में जनता हित के लिए नहीं हुई, सत्ता के लिए हुई। जी, हुई जो है। एक दूसरे के खिलाफ लड़े, कौन किसकी बहन बेटियों को ले भागा, ये पूरे देश की हिस्ट्री भरी पड़ी है ना। जी है। राज चौहान से लेके जितनी हिस्ट्री है किसकी है। और अगर मुगलों की बेईमानी होती तो आप मुझे बताइए कि जितने जगहों पर प्रधानमंत्री माननीय भाषण करने के लिए लाल किले पर जाते हैं, अगर शर्म है तो पहले लाल किले को ढा दो ना, उस जगह से क्यों झूठ बोलते क्यों हो? ढाएं सर, हमारा है। तुरंत गिरा देना चाहिए। हमारा है आपको सर। ऐसा लगता है कि मुगलों ने बनाया है। ऐसी ढा दें, चूट क्यों आगरा है, के हमारा है। ताजमहल को तुरंत गिरा दो, क्यों पैसा उसका खा रहे हो आप लेकर? जी। जोधाबाई का महल बना हुआ है वहां फतेहपुर सीकरी, अभी मैं जाके आया, आप तोड़ दीजिए ना, किसने रोका है आपको? और स्टेट में सरकार आपकी एक चीज है, भूल गए आप, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पावर है, हिंदू सेना आपके साथ खड़ी है, जी। आरएसएस जो है आपके साथ खड़ी है, तो आप तोड़ डालिए सबको। सर अगर एक और आपको चीज लगता है, कि ये हमारे लिए कलंक है तो तोड़ दीजिए। एक और चीज है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। वाघ साहब सुनने वाली बात है। आई सेंड यू द वीडियो, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेंट इट टू यू, आई डोंट थिंक यू सीन इट। आपको मालूम है रामचरितमानस की पोथी बचाने वाले बादशाह अकबर थे, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरी बात है, अरे संजय द्विवेदी साहब आप हंस रहे थे, द्विवेदी जी अरे कहां खो गए, किधर खो गए, उस तरफ किसको देख रहे हो सर? क्या है, को उद्धव ठाकरे जी से मैसेज आ गया क्या कि वो वापस आ रहे हैं बीजेपी में? क्योंकि मुझे जो खबर मिली है वो तो ये मिली है, बीजेपी खत्म हो जाएगी। मुझे तो ये खबर मिली है कि वापस आ रहे हैं बीजेपी में। खैर एनीवे, मैं आपसे जानना चाहता हूं द्विवेदी जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स पे आप हंस क्यों रहे थे सर? आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी विश्वास नहीं करते? आप बोले द्विवेदी जी प्लीज। यहाँ से इस मोदी सरकार में किसी विश्वास ही नहीं है। सिलेंडर सब जगह बट गए, शौचालय सब जगह बन गए, पानी पूरे देश में पहुंच गया सर, पता नहीं आपको? पूरे गांव भर में, पूरे देश में, और 83 करोड़ जनता जो अनाज ले रही सर, और नौकरी आपने दिलवा दी, अभी 20 करोड़ नौकरी दिलवा दी, 18 करोड़ रिजर्व बैंक ने 18 करोड़ 17.90 लाख नौकरी किसे मिली? जो 83 करोड़ जनता है उनमें तो किसी मिली नहीं सर, सरकारी नौकरी नहीं मिली। सबसे बड़ा नौकरी का जो नौकरी का जो लेवल है, रियल एस्टेट होती है सर। रियल एस्टेट सबसे बड़ा रोजगार का संसाधन है देश में। जी है। इसके अलावा कोई संसाधन नहीं है रोजगार का, सबसे बड़ा संसाधन है रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट बंद पड़ी है। रियल एस्टेट बंद पड़ी है। इंजीनियर्स भी होते हैं सर, क्या बोल रहे हैं सर? जी सर रियल एस्टेट ग्रोथ 12% की है। अरे द्विवेदी जी मैं बताता रहा हूँ कहाँ की क्या, देखिए कागजों अरे में, द्विवेदी जी आप धन्य हो, मैं क्या आपके चरण का है, चरण पर करता हूँ आपके। कागजों में सिर्फ है, कागज कुछ भी बना लीजिए। अगर राजीव गांधी ने एक भाषण दिया कि साहब पैसा पहुंच नहीं पाता, क्या बोल रहे हैं सर? सर सुन तो लीजिए, हाँ, राजीव मैं गांधी सुन ने रहा कहा हूँ, था, सुनाइए सुनाइए सर, सुनाइए। मैं 1 रुपए भेजता हूँ और वहां पे इतना पैसा पहुंचता है, 20 पैसे पहुंचते हैं। जी हाँ बोलिए। आप समझिए मेरी बात, जी। वो इतना रुपए पहुंचता है, तो उन्होंने गलत नहीं कहा। आज की तरह मैं बैंकों में डायरेक्ट पहुंचा दे रहा हूँ, मुझे सुनने मिल रहा है तो बैंकों में जो पैसा जाता है वो जो दलाल है वो लेने के लिए पैसा आ जाते हैं, कहते भैया इसमें मेरा हिस्सा है मुझे दे दीजिए। तो ऐसे भी आदमी ले रहा है, उसकी जांच कभी हुई? कितने शौचालय बन गए, कितने जगह गैस पहुंच गई, गैस कोई ले रहा कि नहीं ले रहा, दोबारा किसी ने गैस ली कि नहीं ली, कोई जांच हुई? 83 करोड़ हमारी जनता अनाज ले रही है, उसमें से ये कभी क्यों नहीं हुई? 18 करोड़ कम हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं कम हुए सर? पर द्विवेदी जी क्या बेरोजगारी, महंगाई क्यों बढ़ रही है? द्विवेदी जी दुविधा, आपका उद्धव जी का दुविधा क्या है? किसके साथ? अभी डीएमके के लीडर जो सनातन धर्म को अपमान किया, उस पर मद्रास हाईकोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर कराया, जिन्होंने कहा मैं उसी पे आ रहा हूं। आर्टिकल 370, राम मंदिर हो गए, मुर्शिदाबाद हो गए, मृत्यु कुंभ हो गए, तो उद्धव जी खुद दुविधा में कि मैं कहां खड़ा हूं, किसके साथ खड़ा हूं। और एकनाथ शिंदे जी रोज उनको याद दिला देते बाला साहब ठाकरे जी के आइडियल्स। कैसे करेंगे द्विवेदी जी, आगे कैसे बढ़ेगा? एकनाथ शिंदे कुछ नहीं, एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, आने वाले दिनों में उनका संगठन ही खत्म हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ये मैं आज आपसे कह रहा हूं। और जो उद्धव ठाकरे हैं उनको कोई तो गम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री अपने आप नहीं बने थे, वो लोगों ने उनको बनाया था और मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने कार्य किया। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ,
जो भी बीजेपी प्रवक्ता का जैन मंदिर जो गिराया गया है उस पर इन्हें दुख है। वो भी आपने अपने शुरुआत में बात कही थी, जो नागपुर में जो मकान ढहा गया है उसमें भी दुख है, वो भी गलत तरीके से ढहा गया। तो क्या ये दोनों प्रॉपर्टी जो गिराई गई है ये सरकार बनवाने जा रही है क्या? ये राज्य सरकार जो महाराष्ट्र की है वो बनवाने जा रही है। इससे काम नहीं चलेगा कि साहब आपने कहा उस अधिकारी को हटा दे रहा हूं, उसको मैं फांसी दे रहा हूं। अगर उस अधिकारी ने गलत किया, चाहे नागपुर में चाहे जैन मंदिर को लेके, तो इस पर दोबारा पुनः निर्माण होना चाहिए मंदिर का भी और उनके मकान का भी, तब न्याय मिलेगा इस महाराष्ट्र की जनता को। ऐसे तो आप तानाशाही करते रहेंगे, उसने मंदिर गिरा दिया, आप मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं। तो ऐसी सरकार किस काम की? जिस सरकार को पता ही ना हो, जिस मंत्री को पता ना हो कि साहब ये काम होने जा रहा है बीएमसी द्वारा, और बीएमसी अंडर में किसके है? इसमें बीएमसी जो अंडर में है वो किसके? मुख्यमंत्री के अंडर में है। और आप मेरे साथ, मुझे पता नहीं। तो ये दो तरह की बातें कैसे? जी, right, let me go across to one final word, let me go और across. बीएमसी का जो फंड है, एफडी है, वो तोड़ के आप पैसा भी निकाल रहे हैं उससे। क्यों निकाले जा रहे हैं उससे? ये बात मालूम है आपको सर? जी, सबको मालूम है जो सर। बीएमसी का जो एफडी है उसको तोड़वाए जा रहे हैं। क्यों तोड़वाए जा रहा है भाई? चुनाव आप क्यों नहीं चुनाव कराना चाहते हैं? हम चुनाव आप कराना नहीं चाहते हैं। बीएमसी का जो एफडी सर सुप्रीम कोर्ट में मैटर है सर, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है सर। मैं बात कर सकता हूँ सर? कैन आई गो अक्रॉस टू, मे आई गो अक्रॉस टू मिस्टर वाघ प्लीज, विद योर परमिशन? वाघ साहब, I heard an amazing thing today that real estate sector is not working. अब आप बताएं सर प्लीज। सर, पहली बात है, मेरा एक ही सवाल है संजय जी से, जो शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता है जी। सब आपका आप जहाँ रहते हो शाखा का नंबर क्या है, बता सकते हो? आगे बढ़े सर। शाखा का नंबर क्या है सर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे आप बात जो जवाब पूछा वो जवाब दीजिए ना, आप समझे ना? जवाब दीजिए ना। वाघ साहब, ये रिकॉर्ड कहाँ है? ये कहाँ रहते हैं, वहां की शाखा पे कभी गए नहीं है, उनको उनके शाखा का नंबर मालूम नहीं। अरे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं लखनऊ का। अब आप समझ में आता है आपके? अरे भैया, आपके शाखा प्रमुख का नाम क्या है बताइए? लखनऊ का हूँ मैं। अब तो लखनऊ में शाखा नहीं है, अब आगे बढ़िए, चलिए। प्रवक्ता रहता है। अब आगे अरे बढ़िए। भैया, मैं आपको पूछता हूँ, खाली अकेले प्रवक्ता रहते हैं, बाकी शाखा नहीं है? आप इतने बड़े प्रवक्ता है, जहाँ रहते हैं वहाँ शाखा नहीं बनाई, वहाँ ऑफिस नहीं बनाया, 4 शिवसेना को इकट्ठा नहीं किया। आप मेरे पास लखनऊ में है तो लखनऊ मेरे पास सब कुछ है, शाखा भी है, कार्यालय भी है, सब कुछ है। के बारे में आप बात करते हैं। आप जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आपका ना लेने ना देने, जलेबी ना बनाइए, जलेबी मत बनाइए, बताइए, जवाब दीजिए। आपको महाराष्ट्र में पूछता है, आपको 4 आदमी नहीं पहचानते हैं। आप इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, आप एग्रीकल्चर में बात करेंगे, जवाब दीजिए मेरी बात का ना। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, आपको कुछ मालूम नहीं है, आपके नेता को कुछ आपको ज्यादा मालूम है। देता हूँ, आपको ज्यादा मालूम है ना। 2019 के पहले निर्मला सीतारामन जी मुंबई में आई थी, और जब हमारा नेशन का बजट पास हुआ तब यहाँ आई थी, तब उद्धव जी उनके साथ थे। तो उद्धव जी ने कहा था, इट इज ऑन रिकॉर्ड, मुझे तो बजट में कुछ समझता नहीं। अरे आप ऐसे पार्टी के नेता हो कि जिस नेता को ना बजट समझता है ना इकोनॉमिक अरे आप लंबी चौड़ी हांगते रहेंगे, करेंगे। जैसा आपका प्रधानमंत्री बोलता है, जुमले देता है, वैसे आप जुमला दीजिए। वो पार्टी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री सीख लिया क्या? जुमलेबाजी, समझे, झूठ बोलना, भगवान जुमला ने बोलना है। बोलते जाइए, बोलते जाइए। महाराष्ट्र में आप खलास हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास अभी 20 आमदार बचे हैं, और आप बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल बात कर रहे हैं। आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे। अरे आप क्या है, आपकी ऊंचाई कितनी है, आप छलांग कितना मार रहे हैं? थोड़ा सा विचार कीजिएगा। शाखा प्रमुख का नाम आपको मालूम नहीं है, आपको शिवसेना क्या है मालूम नहीं है, शिवसेना कभी स्थापन हो गई मालूम नहीं है, शिवसेना की संगठन कुछ मालूम नहीं है, और बात करते जा रहे हैं एकनाथ शिंदे हीरो होने वाले हैं, और संजय जी आप हीरो होने वाले हैं। सवाल पूछ लीजिए, जरा सोचिए, बात करते समय जरा सवाल पूछ लीजिए, बात करना।
और सही बात करना, विरोध करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सर, भाग साहब, विरोधी पार्टी का काम है विरोध जब करना, जवाब हम उसका मुझे देना था, स्वागत जब मैं करते पूछा हैं। है। सर, बहुत लेकिन मॉर्गन हमारी जो स्टैनली- गलती है वही सर- बताइए, खाली फेकम फाक मत करना। सर, भाग साहब, एक छोटी सी आप कहाँ जा बात, रहे हैं? सर, एक छोटी सी बात, let's end on a good note. Sir, Morgan Stanley and Standard & Poor have both said that investing in India's real estate sector in the long term is going to give you great returns. The returns could be anywhere between 6.8% to 14.8%. That's what they have said in a 5-year term. So I don't agree that the real estate sector is not growing. It's really growing. In fact, one of the reasons why India is becoming more competitive with China is because the Chinese economy depended on only two sectors. One was the real estate sector, the other was exports. Exports have come down by 50%, or real estate sector, as you would know, Wagh Sahab, has come down by 95%. 95% नेगेटिव ग्रोथ हुई है चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के। हिंदुस्तान में आज भी ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट सेक्टर इज ग्रोइंग एट 6.94%. सो आई एम रीजनेबली सर्टन द फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट फॉर इंडिया. आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में, वाग साहब? भैया, खाली रियल इस्टेट की बात नहीं है, जी। एग्रीकल्चर देखो, जो सिंचन में जो जितने पैसे जा रहे, नदी जोड़ योजना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखिए, जी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, सभी माइनिंग सेक्टर में देखिए, सभी सेक्टर में इनफैक्ट वी हैव इंक्रीज्ड आवर एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस मटेरियल इन मेनी फोल्ड. जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, हमारा शिपिंग सेक्टर बढ़ रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण मुझे लगता है कि सभी क्षेत्र में हमारी प्रगति होगी. देखिए भैया, ऐसा है कि शरीर को अच्छा सुदृढ़ रखना है तो खाली बाहु मजबूत होके नहीं चलेगा, सिर्फ पांव मजबूत होके नहीं चलेगा, सिर्फ सीना मजबूत होके नहीं चलेगा. शरीर को मजबूत होने के लिए अपने सीने, अपने पांव, अपने हाथ, अपना मस्तिष्क, सब कुछ मजबूत होना चाहिए. इसके लिए इस देश को मजबूत करने के लिए सभी सेक्टर में ध्यान देके सभी सेक्टर्स बढ़ने चाहिए. एक सेक्टर बढ़ के काम नहीं होगा. मुझे आशा है जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ रहा है उसी प्रकार से हमारे सब सेक्टर बढ़ेंगे. एंड 6.5 से बढ़कर यदि हमारा जीडीपी का ग्रोथ होता है तो हम 2028 के पहले 3rd नंबर की इकोनॉमी बन सकते हैं. वाग साहब, वन थिंग दैट हम लोग रिसेंटली देखा है कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब सुप्रीम कोर्ट को अटैक करना शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट को कहा कि यू कैन नॉट लेजिस्लेट, यू दैट इज नॉट योर टर्फ, आपका टर्फ नहीं है, आप हमारे टर्फ में आके आप काम नहीं कर सकते, आप प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकते, टाइमलाइंस फिट नहीं कर सकते. तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट आपको एक एक प्रश्न पूछ रहा है तो आप धनखड़ साहब के माध्यम से क्या सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हो? आप अटैक करके और वार्न कर रहे हो उनको अपने दायरे में रहे. वाग साहब, हाउ डू यू सी दैट? नहीं, देखो, ऑनरेबल धनखड़ साहब हे राज्यसभा के सभापति है, उसी प्रकार से देश के महामहिम उपराष्ट्रपति है. जब उन्होंने कुछ कमेंट किए, स्पीच दिया है, बात की है, तो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता एक छोटा सा नागरिक होने के नाते भी उनके बारे में कब टिप्पणियां नहीं कर सकते. कोई पोस्ट ऐसी होती है वो अपने अपने लाइन से ही चलनी चाहिए. जब राष्ट्रपति बात करते हैं, उपराष्ट्रपति बात करते हैं, तो उन्होंने अपने स्टेटस से ही अपने अपने लेवल पे बात करते हैं. मैं ये कहता हूँ कि मैं कभी उद्धव जी के खिलाफ टीका नहीं करता, क्योंकि वो टीका करने के लिए बाकी के लोग हैं. और मैं कभी क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर टीका नहीं करता, मैं कभी सोनिया जी के ऊपर टीका नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल इट इज डायरेक्ट अटैक ऑन मी. क्योंकि हर एक की लेवल अलग अलग होती है. मैं राज्य का प्रवक्ता हूँ, राज्य का प्रवक्ता होने के नाते मैं नीतियों के बारे में बात करूंगा. लेकिन हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं गिन रहा था 16 दफे उन्होंने मक्कार वगैरह 16 गाली दी नरेंद्र मोदी जी को. लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी को 100 से ज्यादा गाली हो गई है, सेंचुरी हो गई है, तो भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता. मेरी प्रार्थना है, आप गाली देते जाइए, कमल चिखड़ में खिलता है. 3 दफे नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने हैं और 3 दफे बनेंगे. आपकी गाली आपको ही मैं वापस कर रहा हूं, कृपया स्वीकार करें. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन. वाग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. निजाम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. कांग्रेस जिस तरीके से अभी सड़क पर आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं आप भी आएंगे और आते रहेंगे. वी नीड
proper opposition. Let's be very clear. Nizam Saab, thank you very much, and Devedi Saab, thank you very Thank much. you so much. All of you. Namaskar to everybody. Jai Dhanyawad. Hind. Jai Hind, all of you. Jai Thank you. Hind, Jai Maharashtra. Well, that is it. Ashok Yadav Saab got bored and left, I think. So, well, whatever. But the fact is, you can't really criticize everything on everything. मैं मान के चलता हूँ, हो सकता है कि बाकी हमारे जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हो कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं. I agree with you. At the end of the day, you know, it is the opposition's job to criticize, but you have to have figures with you. And if you have to dispute the Reserve Bank of India figures, dispute them. क्योंकि आज की तारीख में सर the definition of employment has changed. You are no longer dependent only on the government or on the state governments for employment. You're not. There are different ways of employing yourself, and there is seasonal employment. People, as you know yourself, Pradeep ji, 6 महीने के लिए काम करते हैं, पैसा इतना कमा लेते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए हॉलिडे, उसके बाद फिर वापस. So you can't really say that there is so much of unemployment in the city. And when we go out, right below us, Pradeep ji, there is a restaurant, right? And it is always full up. It's always. सर काम जगह नहीं मिलती वहां पे. उसके आगे जाइए 6 रेस्टोरेंट और हैं, बार और हैं, वो भी फुल है. All BKC restaurants are full. तो मेरा ये कहना है कि मतलब लोगों के पास पैसा है ना, एंड यू ओनली सी यंग पीपल. सिर्फ आप जो हैं सिर्फ युवाओं को देखते हैं वहां पे. यू ओनली सी यंग पीपल देयर, यू डोंट सी ओल्ड पीपल देयर. सो देयर समथिंग मस्ट बी राइट. आई एग्री, the prices are high, I agree, petrol and diesel prices are high, and so on and so forth. But I tend to agree with the Modi government that you cannot subsidize petrol and diesel prices to this extent that finally you're going to be hit with the interest on the oil pool account, which will become due in 2028 again. क्योंकि 10 साल तक आपने पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को आर्टिफिशियली कम रखा. People have to learn to pay for services. People have to learn to pay for what they are using. That's it. Otherwise, the country does not grow. भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत के लोग जो है ना प्रदीप जी, भारत के लोग जो है बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ज्यादा मेहनती लोग हैं, और स्पेशली मुंबई के, महाराष्ट्र के, दक्कन के नीचे के लोग जो हैं बहुत जबरदस्त मेहनत करना चाहते हैं सर. आप खुद देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम दीज एरियाज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई the BJP is doing very well over here, Pradeep ji. And BJP is giving figures. जैसे आज उन्होंने figures दिया कि 43 लाख करोड़ in 325 schemes direct beneficiary transfer That's हमने right, किए. DBT. ये आंकड़े आप दे रहे. 24-25 में 6.56 लाख करोड़ हमने बांटा है. Smartphone exports $18.31 billion is skyrocketing. I mean, every figure that they say, every year we are taking quantum jump upwards where development is concerned. So when they say Viksit Bharat, they're moving towards Viksit Bharat. Their boundaries बढ़ा रहे हैं, relationship बढ़ा रहे हैं, foreign affairs fantastic, local production fantastic, environment, they're doing all they can, and the figures show for itself. It's time you accept the facts. The things are really changing. So they'll have to Modi has come up with third term, they'll have to come and up it's with still something going to better. boom. They'll have to come up with something better, like बिल्कुल. they did day before yesterday. परसों जिस प्रकार और कल जिस प्रकार हमारे हर्षवर्धन सपकाल जी और उसके पहले क्या नाम है इनका, वर्षाताई गायकवाड़ जी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस ने अलग अलग जगह पर मोर्चा निकाला, पूरे देश में निकाला. सो इवन इन द नॉर्थ ईस्ट. सो ऑल आई एम सेइंग इज द कांग्रेस शुड डू दैट. विपक्ष के बिना जनतंत्र राज्य नहीं चलता है. डेमोक्रेसी runs only when you have a good opposition. And I think it's time for the Congress to wake up. It's time for the Congress to wake up and resurrect itself, rejuvenate itself and resurrect itself. And they have to be one step ahead of the policies of Prime Minister Modi. That's right. If you really want to take an turnover. And the other thing I'm very happy about, Pradeep ji, the MRCC for example, ये जो हर जगह पे सड़कें तोड़ रहे हैं, वो पाइपलाइन तोड़ रहे हैं, कहीं पे पाइपलाइन टूट गई है, कहीं पे कुछ हो रहा है, at a local level I can see Congress workers going out there and fighting with the BMC कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं. ये इसी तरीके से आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी. But well, we have to say goodbye right now. That's it as far as this show is concerned. But don't go away. Within a minute, सिर्फ 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार नेशन नाउ यानी प्रदीप जी और मैं और हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं सुंदर पाड़मुख जी. सुंदर पाड़मुख जी ने किस प्रकार मेहनत करी, आंदोलन करा,
और जो मेट्रो 7A के जो विस्थापित लोग थे, जिसमें से 43 लोगों को घर नहीं मिले थे, मतलब इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क प्रदीप जी, असंभव था। It needed continuous follow-up, 24/7, 365 एंड ही गॉट इट डन। Yes. 43 के 43 लोगों को, 43 के 43 फैमिलीज को उन्होंने घर दिलवाए। और आज वो एक और डेलीगेशन को लेकर के आए हमारे ऑफिस में। वो अपना पार्ला का जो कामराज नगर है वहां के 35 झोपड़ों को MMRDA ने डिमोलिश कर दिया और ये कहा कि भाई हम तो जानते नहीं, वी डोंट नो। तो पुलिस में जाकर के उन्होंने पता लगाया कि ये क्या है, कितने, मतलब बिकॉज पुलिस कीप्स रिकॉर्ड कि जब हम लोग गए हैं, प्रोटेक्शन जब दी है तो वहां पर क्या क्या डिमोलिश हुआ है। सो अब पाडमुख साहब जो हैं वो MMRDA के दफ्तर के सामने जाकर के आंदोलन करेंगे। साहब आदरणीय MMRDA के जितने भी लोग हैं और मुख्यमंत्री जी जो हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि इन लोगों का आप कल्याण कर दीजिए, इनको घर दे दीजिए, जहां इनके घर की अलॉटमेंट होती है प्लीज गिव इट। और प्रदीप जी, फुट ओवर ब्रिज बनाना है वहां पे, FOB, फुट ओवर ब्रिज, जो पूरे बॉम्बे शहर के अंदर तोड़े जा रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है। A lot of demolitions taking place in Vileparla is concerned. Yes, Vileparla उसके East. लिए, Yes, yes. उसके लिए विलेपार्ले ईस्ट, उसके लिए आपने 35 झोपड़े तोड़ दिए 2.5 साल पहले, और आज तक लोग लड़ रहे हैं। Seeing Mr. Padmukh's past record, I am confident he'll get houses for these guys too. बिल्कुल सर। एंड गरीब से गरीब लोग है, रैक पिकर्स है, रैक जो डस्टबिन के सेग्रीगेशन करते हैं, सॉलिड वेस्ट के सेग्रीगेशन करते हैं, ऐसे गरीब से गरीब। और जब वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स में स्टेटस को मेंटेन करते हैं कि आपके अगर सर्वे के दिन घर है, झोपड़ा है, तो आपको झोपड़ा मिलेगा। जी, दुरुस्त बात। तो ऐसे लोगों को वंचित करने में प्रशासन को क्या खुशी मिलता है वो समझ में नहीं आता। जैसे Why जैन this kind मंदिर, of जैसे आपने जैन मंदिर तोड़ दिया, क्या खुशी मिली आपको? छोटा घर है, वैसे आप लोगों के झोपड़े आप तोड़ रहे हैं, मतलब क्या खुशी मिली आपको? प्रोजेक्ट है, कोई कट ऑफ डेट नहीं है, जिस दिन सर्वे करेंगे वो अगर घर है तो उसको घर मिलेगा, और सरकार के जेब से कुछ नहीं जा रहा है, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है घर के एवज में घर। और सरकार जो है, सरकार के जो प्रशासकीय अधिकारी हैं वो घर तोड़ रहे हैं। Sad. Right, that's it. That's all we've got for you in this show. But don't go away. Within a minute, you will see how Sundar Padmukh succeeded. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। I don't know why they've not put the subscription button on so far. क्यों नहीं किया मुझे मालूम नहीं है। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. There you go. आप चैनल को शेयर करें, अगर करना चाहें तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें, अगर लाइक करना चाहें तो सब्सक्राइब जरूर करें साहब। As far as we are concerned, we'll of course be back tomorrow. Keep watching Nation Now. और 1 मिनट के बाद आप देखिए किस तरीके से और नेशन नाउ इस स्टोरी के साथ रहा है, इस कैंपेन के साथ रहा है। प्रदीप जी और मैं लगातार सुंदर पाडमुख साहब के साथ रहे हैं, और अब परसों की बात है, कल या परसों की बात है, उनको वो ऑर्डर मिल गया और लोगों को अपने घर भी मिल गए। जबरदस्त। सो फाइनली प्रदीप जी, which means perseverance and patience really pays. And here humanity wins. We all fought Wonderful. together to see the poorest of poor survive and Always, prosper. when we say always on your side, this is what we mean. Right? Keep watching Nation Now. We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.